हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सीडीबी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर टू के हैं। जी हाँ, ये पेपर टू के हैं, बट जिनका भी पेपर वन हो या फिर पेपर टू एग्जाम देने वाले हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जो सीडीपी का सिलेबस है वो सेम है और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर वन में भी देखने को मिलते हैं और वही पेपर टू में भी देखने को मिलते हैं। ये जो क्लासेस हैं, जो नेक्स्ट सीटेड आपका आने वाला है 2025 में, जो बताया जा रहा है एग्ज़ाम आपका जुलाई में देखने को मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। उसकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी सीटेड की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर हम लोग पेपर वन एंड पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी जो है जुड़ सकते हैं और क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो चुकी हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलती रहती हैं। साथ ही जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को ज्वाइन किया होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल रही हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है उसमें चिल्ड्रन को जो है कैसे देखा जाता है, यानी किस तरीके से उनको देखा जाता है, ये आपको बताना है। तो मासूम और आश्रित होते हैं। आप ऐसे देखते हो कि बच्चे बड़े मासूम हैं और बच्चे जो है डिपेंडेंट हैं टीचर पर, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम होते हैं, ये भी नहीं होगा कि बच्चे सिर्फ जो है आज्ञाकारी होते हैं कि टीचर जो कह रहा है बच्चा बस वही फॉलो कर रहा है और सिर्फ ज्ञान को जो है ज्ञान का उपभोग कर रहे होते हैं, यानी ज्ञान को ही सिर्फ सीख रहे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि बच्चे कोई रोबोट नहीं है जिसका कंट्रोल जो है टीचर के हाथ में है। ठीक है, बच्चे भी एक मनुष्य हैं और वो जो है कभी टीचर की बात को सुनेंगे, समझेंगे, कभी नहीं भी समझेंगे, कभी कुछ अपनी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि ज्ञानवर्धक हैं वो और साथ ही जो है अर्थ की रचना करने वाले हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। देखिए, जो भी आंसर मैं आपको बताऊंगी सीटेड की ऑफिशियल आंसर की से बताऊंगी, तो प्लीज़ ये डाउट मत रखिएगा कि आंसर गलत है। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक आंसर जो है बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड होगा क्योंकि ज्ञानवर्धक हैं बच्चे, जो है कोई रोबोट नहीं है। ना ही बच्चे जो है किसी पर आश्रित हैं, ना ही आप ये कह सकते हो कि बच्चों का पूरा कंट्रोल जो है टीचर के हाथ में है। टीचर जैसे चाहे वैसे बच्चे को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं है। बच्चे ज्ञान यानी अर्थ की रचना रचना करने वाले हैं। बच्चे कभी कभी आपने देखा होगा खुद से भी कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले होते हैं बच्चे। एक्टिव होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ये कौन कहता है? पियाजे कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बात हुई है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, यानी फीडबैक जो है आप कब जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। फीडबैक टू द स्टूडेंट इन आ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, यानी कि कब जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है प्रक्रिया, प्रतिक्रिया यानी इफेक्टिव। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है या छात्रों को तुलनात्मक जो है श्रेणी प्रदान करता है, ये होगा। या फिर जो है या सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, यानी कि जो प्रतिक्रिया होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका जो है सेकंड होगा, क्योंकि सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात में भी प्रतिक्रियाएं होती हैं। यानी मान के चलिए टीचर ने कोई टॉपिक डिस्कस किया क्लासरूम में और टॉपिक जब डिस्कस किया उसके पहले ही उसी से रिलेटेड जो है थोड़े बहुत बच्चों से क्वेश्चन पूछे। इससे क्या होता है, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है टीचर को कि इस टॉपिक के बारे में एटलीस्ट बच्चा कुछ जानता है या फिर नहीं जानता है। अगर बच्चे कुछ नहीं जानते तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। अगर बच्चे कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम उस लेवल से स्टार्ट करेंगे और साथ ही जो है उस टॉपिक
जो है या फिर उस टॉपिक को आपने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो है स्टेप ये है कि या फिर आपने उस टॉपिक को डिस्कस किया और टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आपने उससे रिलेटेड बच्चों से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। अब इससे क्या होगा, आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि यस बच्चों ने कहाँ तक सीखा हुआ है या फिर बच्चों को कहाँ पर कन्फ्यूजन हुई है, कहाँ पर बच्चों को दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब है, यानी कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक कब प्रभावी होती है, जब या सीखने की गतिविधि के दौरान या फिर पश्चात में भी होता हो। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बेस्ट होगा। आई होप आप लोगों ने जो है इसका मीनिंग समझा होगा। या इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, इसके बजाय इसके लिए वह क्या कर सकता है। ये नहीं कि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं, ये आपका अलग एक पॉइंट हो जाएगा। यह वर्ष के अंत में परीक्षण, जी नहीं, ये परीक्षा केंद्रित भी नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आदर्शन और रीजन का दिया गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या जो है पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा जब किशोरावस्था में जो है व्यक्ति पहुंचते हैं तो जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप, यानी आप अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स की तरह रहना स्टार्ट करें, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ की तरह रहना स्टार्ट करें, उनको वैसे ही जो है परंपराओं में जो है तौर तरीके सिखाए जाने लगते हैं और वैसे ही वो रहना अपने आप को ढाल देते हैं और उनसे ये उम्मीद भी की जाती है और पालन करने का दबाव भी बनता है कि तुम लड़की हो तो ऐसे रहो, तुमको ये कपड़े पहनने हैं, तुमको धीरे बोलना है, तुमको लाउड हंसना नहीं है। तो ये बहुत सारे तौर तरीके जो हैं उन पर दबाव के तौर पर या फिर उनसे ये उम्मीद की जाने लगती है कि आप इसका पालन करें। ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न दिया गया है, देखिए ये निगेटिव है बट आज की डेट में भी ये चल रहा है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। ये कहना गलत हो जाएगा कि जो जेंडर है वो आपका जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। ये क्या है, एक समाज ने निर्धारित किया है। ये कहीं भी किसी भी बुक में या कहीं पर भी नहीं लिखा है कि लड़कियां जो है यही कपड़े पहनेंगी, लड़के जो है ये कपड़े पहनेंगे। लड़कियां लेट नाइट घर नहीं आ सकती, लड़के लेट नाइट घर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां बाहर जॉब नहीं कर सकती, लड़के बाहर जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीति रिवाज जो हैं चल रहे हैं, समाज में चलते आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये समाज ने निर्धारित किया है। ये पार्टिकुलर कहीं बुक में या किसी में नहीं लिखा हुआ है कि खाना तो लड़कियां ही बनाएंगी या फिर बाहर का काम सिर्फ लड़के ही करेंगे। तो ये क्या है, एक समाज ने निर्धारित कर दिया, ये कोई आपकी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाता है। बट आदर्शन यहाँ पर सही दिया गया है क्योंकि आज की डेट में भी ये विद्यमान है समाज में कहीं ना कहीं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो आदर्शन दिया गया है वो तो सही है, बट इसका जो रीज़न दिया गया है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत होगा। राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि ए तो सही है बट आर जो है वो गलत है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, यानी कि सुनीता जो है 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, यानी उसको क्या है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, यानी म्यूजिक एबिलिटी जो है उसकी काफ़ी अच्छी है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण हैं गायक, यानी उसके जो पेरेंट्स हैं, मदर्स और मतलब जो फादर्स हैं, वो क्या है, अच्छे एक सिंगर हैं। और वे जो है सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में जो है भेज रहे हैं, यानी कि वो उसको जो है, यानी उसके पेरेंट्स सिंगर थे तो इस वजह से जो सुनीता है उसमें भी हेरिडिटी की वजह से अच्छे गुण आए हैं, जिससे उसको भी इंटरेस्ट है संगीत में और एक अच्छी तरीके से वो गा लेती है। लेकिन इसको और बेहतर करने के लिए उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ठीक है, प्रशिक्षण कक्ष में जो है भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। अभी जस्ट मैंने इसको समझाने के तौर पर जो है मैंने इसका आंसर भी आपको दिया कि जो उसके पेरेंट्स थे, पेरेंट्स काफ़ी अच्छे सिंगर थे। अब सिंगर थे पेरेंट्स तो जो बच्ची है उनकी वो भी जो है संगीत में काफ़ी निपुण है। तो ये कहाँ से मिल गया उसको गुण, उसकी हेरिडिटी के माध्यम से मिला, यानी कि माता पिता सिंगर हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ये होता है कि अगर माता पिता
किसी क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं और उनके बच्चे भी उसी क्षेत्र में बेहतर, अगर थोड़ी बहुत गुण उनमें आ जाते हैं। लेकिन अगर जब गुण आ जाते हैं तो अगर आप अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हो, वैसा इन्वायरमेंट दे रहे हो, तो बच्चा उसी क्षेत्र में और बेहतर कर जाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमको हेरिडिटी के थ्रू तो गुण मिल जाते हैं, लेकिन हमको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, हमको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, तो हम किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं। ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर बात क्या हुई है, देखिए जो उसके पेरेंट्स थे वो अच्छे सिंगर थे, बच्ची भी जो है अच्छा जो है गा लेती थी, लेकिन उसका ये जो हुनर था उसको और बेहतर करने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण कक्ष में भेजा। तो बच्ची को जो ये हुनर मिला, ये जो उसको गुण मिला है, वो कैसे मिला, तो नॉर्मल सी बात है, आनुवांशिकता और वातावरण। क्योंकि वातावरण से तो उसकी जो सिंगिंग थी, यानी जो गाने की क्षमता थी वो और बेहतर होगी, और जो गाने का गुण आया वो हेरिडिटी से आया। तो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट यहाँ पर होगा, यानी राइट आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट के ही थ्रू से जो है हर एक बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो पाता है। आपकी हेरिडिटी तो अगर बहुत अच्छी रही है, लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला है, तो आपका ग्रो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जो है हेरिडिटी अच्छी रही है, इन्वायरमेंट भी आपको बहुत अच्छा दे दिया गया है, आप अच्छे माहौल में रह रहे हो, तो आप किसी न किसी एक क्षेत्र में बेहतर करोगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि सन जो है सेंसिटिव पीरियड यानी संवेदनशील अवधि, वह समय जो है अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी सेंसिटिव पीरियड जो होता है उसमें क्या होता है, वो जो सेंसिटिव पीरियड चल रहा होता है उसमें किसी विशेष डेवलपमेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो उत्पत्ति जो है मूलक कारक होगा, या मानव जाति कारक है, या पर्यावरणीय कारक है, या वंशानुगत कारक है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो है पर्यावरणीय जो है कारक होगा, यानी इन्वायरमेंटल जो है फैक्ट होगा। क्योंकि सेंसिटिव पीरियड कब होता है, बच्चा जब छोटा होता है। और सेंसिटिव पीरियड इसलिए उसको माना जाता है कि बच्चा छोटा है, और बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसा भी उसके आसपास आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, जैसे भी बच्चे को आप इन्वायरमेंट में पाल रहे हो, बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। बच्चा छोटा है, अगर आपने अच्छा इन्वायरमेंट दिया तो बच्चा अच्छा बनेगा, किसी एक क्षेत्र में बेहतर करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया है बच्चे को जहाँ पर ना तो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, ना ही कोई शिक्षित है, तो बच्चा भी वैसा बनता चला जाएगा। तो जो सेंसिटिव पीरियड के लिए क्या होता है, पर्यावरणीय कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है 50% रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। और इन्वायरमेंट भी जो है ये निर्धारित करता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा हो तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे, जो है एक खुशनुमा जो है माहौल दे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग आपको जो है विकसित करनी है, तो इसके लिए एज अ टीचर के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही जो है उत्तर हो। तो जिसका पार्टिकुलर एक ही आंसर होगा उसमें जो है बच्चे को कोई अपना दिमाग नहीं लगाना होगा, ना तो कि जो है तर्क वितर्क करेगा। सीधा सा अगर उसको पता है तो वो आंसर बताएगा, नहीं पता है तो वो कह देगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, इसमें बच्चे का कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों को उनके जो है संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। यानी अगर बच्चों में जो डाउट बने हुए हैं या फिर बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, बल्कि जो है उसे हतोत्साहित कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हों। बिल्कुल सही बात है। आप बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दो जिसका कोई पार्टिकुलर एक आंसर ना हो, जिसमें निष्कर्ष निकाले बच्चा, लोगों से डिस्कस करे, आपस में डिस्कस करे, तर्क वितर्क करे, उसकी व्याख्या करे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होगी बच्चे में। मान के चलिए आपने कह दिया बच्चे से कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। अब इसमें बच्चा का जो पार्टिकुलर एक ही आंसर, अब ये तो नहीं कि बच्चा 5 बच्चों से पूछ लेगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर फिक्स है। लेकिन वहीं पर अगर आप पूछ रहे हो कि जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं,
पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है? अब इसमें आप 2 बच्चों से अगर पूछोगे तो 2 प्रकार का आंसर आएगा। आप 5 बच्चों से पूछ रहे हो तो 5 प्रकार का आंसर आएगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि जो है अपने आस-पास जो है जल की जो व्यवस्था है वो कैसी है, इसके बारे में कोई ऐसे लिखें, या फिर जो है जनसंख्या वृद्धि पर आप ऐसे लिख के लाएँ, तो इसमें जो है बच्चा अपना-अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देगा। हर प्रकार का बच्चा अपनी-अपनी थिंकिंग जो है उसमें लगाएगा। तो इसमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही होगी। यानी सिंपल सी बात है, जहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें पूछा गया है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं जो है ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और जो है उनकी वर्गीकरण के जो है स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह जो है छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, बात यहाँ पर हुई है, एक शिक्षिका खुद से पूछ रही है, ठीक है, कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। बात यहाँ पर हुई है इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात हुई है तो नॉर्मल सी बात है कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हो जाएगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जो क्या है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से पूछा गया है और उन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी हुई है। यानी उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जब जो कंटेंट डिस्कस करेंगे उसमें ये थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बात हुई है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यानी कि यहाँ पर बात हुई है कि जो है मास्टरी गोल्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मास्टरी गोल्स ये होता है कि बच्चा पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहा है कि हमको पेपर में अच्छा स्कोर कर लेना है, बस बच्चा इसलिए पढ़ रहा है कि हमको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब पूरी नॉलेज होगी तो नॉर्मल सी बात है, सफलता मिल ही जाएगी। तो मेहनत करते रहिए, सफलता झक मार के पीछे आएगी। वो हो जाता है जो है मास्टरी गोल्स का ही उदाहरण, क्योंकि हमको सारी नॉलेज होनी चाहिए तो सफलता ऑटोमेटिक मिलेगी। अब जो है परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं, उसमें होता है कि हम दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे सीटेट में 90 नंबर आ जाए। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पापा ने बोला है कि अगर सीटेट क्वालिफाई हुआ तो बाइक मिल जाएगी। तो ये क्या है, इसके जो है रीज़न बाहर है, या फिर किसी को इम्प्रेस करना है तो ये इसके रीज़न ये बाहर है। यानी आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो या फिर किसी की वजह से आप पढ़ रहे हो, तो ये हो जाता है परफॉर्मेंस गोल्स। लेकिन मास्टरी गोल्स आपका बेस्ट होता है, इसीलिए कहा भी जाता है कि बच्चों में जो है मास्टरी गोल्स के लिए ही अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, भरना वर्ड थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, लेकिन जो है हमको मास्टरी गोल्स के लिए ही बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चा इसलिए पढ़े कि उसको इंटरेस्ट आए, वो इसलिए पढ़े कि उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? पहला है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। या फिर यह जो है अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे इसी 2 लाइन में। लेकिन अगर आपने ध्यान से इसको नहीं पढ़ा तो आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे और अगर आपको लगेगा कि यस मेरा आंसर बिल्कुल सही है और आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखिए, लास्ट की लाइन तो सही लिखी हुई है, आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है यानी इंस्ट्रिक्स जो है मोटिवेशन जो होता है, ये आपका बेस्ट माना जाता है। यानी इंटरनल मोटिवेशन जो होता है आपका बेस्ट होता है। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है बेस्ट नहीं माना जाता है, बट इंटरनल मोटिवेशन आपका बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो गई स्थायी दृष्टिकोण, यानी स्थिर है।
तो स्थिर ये नहीं होगा, वृद्धिशील होगा, यानी कि परिवर्तन होता रहेगा, वृद्धिशील होगा, आप ग्रो करोगे। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ों को सीख रहे हो तो कल से आज आप बेहतर हुए हो, और जब लगातार आप सीखते जा रहे हो तो आज से आपका कल बेहतर होगा, और ऐसे ही करके आपकी वृद्धि जो है होती रहेगी, यानी आपका ग्रो जो है वो होता रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, ना कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। देखिए सीटेट में यही होता है, आपको लगेगा कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, और आपको ये भी लग सकता है कि इसका सेकंड ऑप्शन सही है, और उसी में से आपको देखना होगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है जो आपको एक नंबर देगा। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे नंबर जो है आते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए एक्साइटेड में नहीं, जो है क्वेश्चन को क्लिक करिएगा, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, पूरी लाइन को समझिएगा, फिर क्लिक करिएगा, क्योंकि जो है गड़बड़ी हो जाती है, और ऐसा सीटेट में बहुत होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए बिल्कुल सेम ऑप्शन रख दिए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें पूछा गया है, ये वाइगोस्की से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो क्या है, समाज पर निर्धारित है। ठीक है, यानी समाज पर जो है, सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर पर आधारित है, और वह एक जो है चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए जो है नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र जो है एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा जो है रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा, यानी एक छात्र है उसको दिक्कत हो रही है, तो रमा जो है उसकी हेल्प करना चाह रही है, तो उसके लिए सबसे प्रभावशाली तरीका इसमें से कौन सा है। पहला है, छात्रों को समस्या का जो है उत्तर प्रदान करें ताकि जो है समूह आगे बढ़ सके, यानी जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है आप सीधे उसका आंसर दो बच्चे को, और जो है आगे बढ़ाओ। तो ये कहना कोई राइट नहीं हो, मतलब ठीक नहीं है क्लास में, क्योंकि अगर बच्चे को दिक्कत हुई है तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, जहां पर भी दिक्कत है आप उसकी हेल्प करेंगे, या फिर सीधे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो प्रोत्साहित आप तब करोगे जब बच्चा कर पा रहा हो, बच्चे को ऑलरेडी यहाँ पर समस्या हो रही है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर नहीं होगा। छात्र को जो है एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, तो ये भी आप नहीं करोगे। कब तक आप उसी के अनुकूल जो है आप उसको वर्क देते रहोगे, कभी तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करें और जो है प्रतिपुष्टि प्रदान करें। बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहाँ पर 4 होगा। अब कुछ लोग तो 2 के साथ भी यहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है, और ये भी कहा गया है स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए सेकंड ऑप्शन ठीक था, बट 4 ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि 4 ऑप्शन में सब कुछ दिया गया है। ये 50% सही है और ये 100% सही है। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, सीटेड में ऐसा बहुत होता है अब आज की डेट में, कि आपको बहुत सिमिलर आंसर देखने को मिलते हैं, बट उसी में भी जो है आपको देखना होगा कि बेस्ट कौन सा है। इसीलिए कहते हैं सीटेड में कुछ आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगता है, तभी जाके सीटेड क्वालिफाई होता है। देखिए टीचर एज अ टीचर आपको अच्छे से समझाएगा, अच्छे से जो है कंटेंट जो है डिस्कस करेगा, बट पेपर कैसे अटेंड करना है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो आप समझोगे। ठीक है, पेपर तो आपको ही देने जाना है, तो प्रेजेंट ऑफ माइंड भी वहां पर आपका लगेगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, और ये जानने की कोशिश करें कि सबसे बेस्ट इसमें से ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर सबसे बेस्ट 4 है, क्योंकि हर एक बच्चे को आप शामिल कर रहे हो, और जहां पर बच्चे को दिक्कत है वहां पर हेल्प कर रहे हो, बच्चा खुद से कर रहा है, और आवश्यकता अनुसार आप मार्गदर्शन भी दे रहे हो, साथ ही प्रतिपुष्टि भी प्रदान कर रहे हो, यानी बच्चे को फीडबैक भी मिल रहा है कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है। राइट आंसर जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अगला जो है क्वेश्चन ये आदर्शन और रीजन का दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि जो है शिक्षकों के बीच क्या करना चाहिए, बहस को जो है बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब क्लासरूम में डिस्कशन होगा, बहस होगी, चर्चाएं होंगे, सहयोग होगा, तो हर बच्चा एक दूसरे से जुड़ेगा, हर एक दूसरे की लैंग्वेज को, थिंकिंग को जानेगा, समझेगा। ये बात बिल्कुल सही है।
रीजन दिया गया कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। जी नहीं, यहीं से ये गलत हो जाता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा एक्टिव होगा, पेसिव नहीं हो सकता। क्योंकि रीजन ये है, एक्टिव इसलिए होगा, देखिए एक्टिव इसलिए होगा कि जब आप एक्टिव होगे तभी जाके किसी चीज़ को सीख सकते हो। अब आप निष्क्रिय रूप से तो नहीं सीख सकते, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप बैठे हुए हो, तो क्या आप सीख लोगे? नहीं। आप उसके लिए, जब आप कुछ सीखना चाहोगे तो उसके लिए क्लास ज्वाइन करोगे, बुकें पढ़ोगे, किसी की हेल्प लोगे, किसी से डिस्कस करोगे, तो क्या है, आप सीख रहे हो। बट आप नॉर्मली तरीके से अगर बैठे हुए हो, आप सो रहे हो, तो क्या आप कुछ सीख रहे हो? नहीं सीख रहे। तो ये निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होगा, हमेशा सक्रिय होगा, तभी जाके आप ज्ञान सीख पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इसका रीज़न दिया गया था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही निगेटिव दे दिया गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखिए हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया और अगर आपको लग रहा है निगेटिव तो वो कट हो जाएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी जाके पार्टिकुलर एक आंसर पे जाइएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, यानी जो है थर्ड ऑप्शन होगा कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस जो है विकास में शामिल है। यानी आपके जो इमोशन है, आपका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, यानी आपकी पर्सनालिटी जो है, आपका सोशल रिलेशनशिप जो है, ये जो है स्थिरता किस विकास में शामिल है, यानी टूगेदर जो है किस में कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, पहला ऑप्शन है कि जो है व्यक्तित्व विकास, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट होगा, या फिर जो है मनोसामाजिक जो है विकास है, या फिर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो बात यहाँ पर हुई है इमोशन की, पर्सनालिटी की, सोशल रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है थर्ड ऑप्शन होगा, यानी जो है साइकोलॉजी जो है डेवलपमेंट। रीज़न ये है, देखिए जो मनोसामाजिक विकास होता है इसमें आपके इमोशन भी आते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी आ रही होती, आपका जो है सोशल रिलेशनशिप भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि आपकी पर्सनालिटी भी डिपेंड करती है कि समाज में आप कैसे रह रहे हो, कैसे लोगों से व्यवहार कर रहे हो। आपके इमोशन भी डिपेंड करते हैं कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट हो रहे हो, और आपका जो है सोशल रिलेशनशिप भी जो है प्रभावित होगा कि आपके इमोशन कैसे हैं। तो ये सभी जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। मान के चलिए सपोज दैट, जैसे किसी दिन आपको पेन हो रही है, आपका सर दर्द है, तो आप जो है फिजिकली भी पेन में हो, और आप मेंटली यानी इमोशनली भी आप जो है अच्छे से अवेयर नहीं हो। तो हो सकता है आप सोशली भी अच्छे से इन्वॉल्व ना हो पाओ, लोगों से अच्छे से कनेक्ट ना हो, आप अच्छे से बात ना कर पाओ। ठीक है, तो डेवलपमेंट के जो भी पार्ट हैं ये सभी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि छात्रों के जो है विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर आपका 12 का होने वाला है वो होगा, देखिए सुविचारित आपका सही है, अनुकूलित आपका बिल्कुल सही है, विवेदित भी सही है, लेकिन मानकीकृत जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर भी फोर्थ है ये आपका गलत होगा, फोर्थ यहाँ पर है, यहाँ कहीं है ही नहीं। थर्ड यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर दो ही दिए गए, यहाँ पर भी नहीं। ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मानकीकृत ये आपका निगेटिव चला जाता है, सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, विवेदित यहाँ पर बेस्ट होगा, क्योंकि बच्चा जिस प्रकार का है आप उससे जो है उसी प्रकार से जो है, एक सेकेंड, बच्चा जिस प्रकार का है, ठीक है, आप उससे उसी प्रकार के जो है, मतलब उसी प्रकार से उसको ट्रीट कर रहे हो, तो ये आपका बेस्ट होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा सा वो क्वेश्चन ब्लर था, तो माफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर अभी अगला है क्वेश्चन आदर्शन और रीजन का दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्कूलों को उस जो है ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादन और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है, रीजन दिया गया कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आपका होगा? देखिए, स्कूलों को उच्च ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए
जो तैयार उत्पाद और जो है सीखने यानी उत्पाद और जो है सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो ये कहना आपका गलत होगा और ये भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ होगा क्योंकि ए और आर दोनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 14 में पूछा गया है कि वाइगोस्की से ये क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। तो भाषा को जो है भाषा विचार को आकार नहीं देती, ये कहना गलत होगा। इनफैक्ट जो है भाषा ही विचार को आकार दे रही होती है, क्योंकि भाषा जो है जब आप बोलते हो तो आपके दिमाग में थॉट आता है कि ये ग्लास है, ये बैग है, ये जो है माँ है, ये भाई है, ये बहन है। तो ये कहाँ से आ रहा है, आपका दिमाग भी वर्क कर रहा है तभी जाके आपको लैंग्वेज मिल रही है। और नेक्स्ट है, विचार भाषा को आकार देते हैं, ये अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार सही नहीं है। ये है यहाँ पर फोर ऑप्शन की भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ये कौन कहता है, ये लेव वाइगोस्की कहते हैं। इनका मानना है कि भाषा और विचार दोनों क्या है, एक यानी कि स्टार्टिंग में पैरेलल चलते हैं फिर एक में मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आपका जो है थॉट, ये इस पर डिपेंड करती है, और जो आपका थॉट है वो भी डिपेंड करता है कि लैंग्वेज कैसी होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये क्या है, जटिल विनिमय प्रक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा क्योंकि जो है डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित युग्म है। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित जो है युग्म है। तो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की जो है महारत शामिल है, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो ये यहाँ पर जो है, और रचनात्मक मूल्यांकन जो है यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन में तो बच्चे जो है कुछ क्रिएट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि आपको नंबर दिए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित आपका सेकंड है। मानक संदर्भित जो मूल्यांकन होता है इसमें साथियों के प्रदर्शन की तुलना की जा रही होती है, यानी एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा होता है, यहाँ पर तुलनाएं करके नंबर दिए जा रहे होते हैं। तो राइट आंसर जो है वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग जो है 16 से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास डेली 3 बजे हो रही है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे पेपर एंड इम्पॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।